हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिस्कस किए थे और हमने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल का एक्सप्रेशन निकाला था और वो ये था L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, जबकि n उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे, L थी टोटल लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था और म्यू जो कोर मटेरियल उसकी परमेबिलिटी होती थी। एयर कोर था तो एयर कोर सोलेनोइड की हमने इंडक्टेंस निकाल दी थी। अब हम बात करना चाहते हैं कि अगर इस इंडक्टर को हम किसी सोर्स ऑफ करंट से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट की जो स्ट्रेंथ में जो चेंजेस होंगे उसको अपोज करेगी जो ईएमएफ होगी, बैक ईएमएफ। तो इसका मतलब सोर्स को उस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा और वर्क जो सोर्स करेगा वो आपके पास इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एनर्जी स्टोर जो कि मैग्नेटिक एनर्जी है इनटू एन इंडक्टर और कॉइल का एक्सप्रेशन अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी किसी कॉइल को हम कनेक्ट करेंगे किसी सोर्स से, ठीक है, हम अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि अगले चैप्टर जो एसी करंट है उसके अंदर हम इस तरह से ही करेंगे। हमने एक कॉइल ले ली जिसकी इंडक्टेंस L है और उसको किसी एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। एसी सोर्स से उसकी वैल्यू जो साइनसॉइडल है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी टाइप की, ठीक है, या इसका करंट है जो इस तरह का। तो आप देखें कि इसके अंदर जो करंट होगा, इसी करंट मेंटेन होगा, वो भी साइनसॉइडली वेरी होगा। सपोज इस तरह का करंट है, ये I और ये P मींस द वैल्यू ऑफ द करंट एट डिफरेंट इंस्टेंट इज चेंजिंग और पीक वैल्यू सपोज हम इसकी बोलते हैं I नॉट। तो जैसे ही इस की को हम क्लोज करेंगे, की को क्लोज करते इस सर्किट के अंदर एक करंट बिल्डअप होगा और उस करंट के स्ट्रेंथ जो चेंज हो रही है विद टाइम, उसके अकॉर्डिंग इस जो इंडक्टर की कॉइल है इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगी और वो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होगा, क्योंकि करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होकर के इस करंट की स्ट्रेंथ को अपोज करने के लिए एक ईएमएफ आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो आप अगर बात कर रहे हैं कि आपने एक कॉइल ले ली, कंसीडर एन इंडक्टर कॉइल, क्योंकि इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है तो उस तरह से जो इंडक्टेंस शो करेगा उसको इंडक्टर कहेंगे, जिससे रेजिस्टेंस जो शो करता था उसको रेजिस्टर कहते थे। कंसीडर एन इंडक्टर और यू कैन से कॉइल हैविंग इंडक्टेंस एज L इसकी इंडक्टेंस है एंड लेट इट बी कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ EMF। इस सोर्स की EMF जो E लिख रहे हैं, अब कहते हैं कि जैसे इसके अंदर करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी तो EMF इंड्यूस होगी। तो आपने लिखा कि ड्यू टू द वेरिएशन, क्योंकि करंट राइज होना स्टार्ट कर रहा है इनिशियली, ड्यू टू द वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, there induces an EMF। और कितनी EMF इंड्यूस होगी वो आपको पता है कि E इज इक्वल टू होता है माइनस d∅/dt और आप phi इज इक्वल टू Li यूज करके सेल्फ इंडक्टेंस होता है कॉइल के लिए, EMF इंड्यूस्ड आपने निकाल थी E इज इक्वल टू माइनस L di/dt, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने जो काज है
उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। तो इसका मतलब इस करंट को अगर बिल्डअप करना है तो इस सोर्स को क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the build-up of the current, opposes the current, करंट को क्या करेगी, अपोज करेगी, opposes the changes in the current, right, changes in current. So source, or you can say आपके पास ये जो source है has to perform work against this induced EMF. इस induced EMF के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। दैट इज आप ये कह सकते हैं कि इस सोर्स को इस EMF के इंड्यूस्ड के अपोजिशन में वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब E जो होगा सोर्स की वो होगी माइनस ऑफ E, और E आपके पास कितना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, जो कि आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस माइनस प्लस होगा, दैट इज एल डी आई बाई डी टी। ये इक्वेशन नंबर हो गया से आपके पास सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब इस सोर्स को, क्योंकि करंट की स्ट्रेंथ है इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसका मतलब इस अलग अलग रेट से इसको वर्क करना पड़ेगा, अलग अलग इंस्टेंट के ऊपर, सभी रेट से अलग अलग इंस्टेंट के ऊपर जो वर्क डन अलग अलग होगा। तो हम इंस्टेंटेनियस वर्क डन की बात करना चाह रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर लिखें, ठीक है। और पावर होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इनटू द करंट, P इज इक्वल टू VI आपने पढ़ा था। तो हम ये कहते हैं, सो वर्क डन पर सेकेंड बाय सोर्स, ठीक है, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर, यू कैन से, इसको हम कैसे कहते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस के लिए डी बाई डी टी लिखा जाता है। तो इसका मतलब डी बाई डी डब्ल्यू बाई डी टी वो कितना होगा, E इंटू आई, ठीक है। दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। तो E की हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू, इसको यूज कर दे। सो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास डी डब्ल्यू बाई डी टी हुआ, और जो टोटल वर्क डन आएगा करंट को जीरो से मैक्सिमम वैल्यू आई तक अगर हम बिल्डअप करना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास टोटल वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा जो सोर्स के एक्सपेंस पे। सो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई की वैल्यू आप लिखेंगे एल डी आई बाई डी टी, और आई यहाँ है तो एल इंटू आई और डी आई बाई डी टी। आप ऐसे मत लिखिए इसको कि आप लिख दो कभी एल डी आई बाई डी टी, ये तो ई की वैल्यू लिख दो और साथ में आई, और ऐसे लिख दो डी आई का स्केयर, गलत है। क्योंकि डी आई स्मॉल है, ये सपोज मान लो 5 है, तो ये 0.0005 या 1 ऐसे है। V के 5 का स्केयर 25 हो सकता है या इसका स्केयर हो सकता है, अलग अलग डिफरेंट टर्म है, तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो ऐसे लिखा जाएगा जैसे हमने लिखा है एल आई डी आई बाई डी टी, और डी टी से यहाँ डी टी क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर से आ गया फोर्थ। अब हम यहाँ पे डी डब्ल्यू निकाल चुके हैं और डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालना चाह रहे हैं। सो टोटल वर्क डन क्या आएगा आपके पास, सो टोटल वर्क डन वो W होगा, वो W क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ किसका, एल आई डी आई बाई एल आई और डी आई, ठीक। और क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे कौन है, आई, और आई की वैल्यू जीरो से कितने के लिए कर रहे हैं, जीरो से आई करंट को बिल्डअप करने के लिए, ठीक। सो ये वर्क डन हुआ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक्स डी एक्स, एल तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन जीरो टू आई, और आई की पावर ये 1 और डी आई, ठीक है, और एक्स की पावर n,
x की पावर n dx होता है x की पावर n+1 ओवर n+1, जबकि n कितना ना हो -1 ना हो। ठीक, तो ये वाला फार्मूला हम यूज कर देते हैं, तो इसकी पावर एक बढ़ जाएगी और बड़ी पावर से डिवाइड, तो इसका मतलब ये हो गया l और ये i की पावर 1+1 i स्क्वायर और बाय 2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू i। ये आपके पास वर्गमूल आ गया। ठीक है, और ये इस पे अपर लिमिट रखेंगे तो i की जगह i, तो i स्क्वायर बाय 2 -0 करेंगे तो 0 हट जाएगा। सो w इज इक्वल टू आपके पास आया l i स्क्वायर बाय 2 -0। ठीक है, और ये वर्क डन किसके फॉर्म में, दिस वर्क स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ, दिस वर्क अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये कितना आ गया 1/2 ऑफ Li स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। तो आपने याद रखना इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी उसका फॉर्मूला 1/2 ऑफ Li स्क्वायर होगा। ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंडक्टर के अंदर, कॉइल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो आप यू भी कितना लिखोगे 1/2 ऑफ Li स्क्वायर। जैसे कैपेसिटर के अंदर लिखते थे हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर ऐसे लिखते थे, या Q स्क्वायर बाय 2C। तो इसी तरह से इंडक्टर की जो एनर्जी लिखी जाएगी हाफ ऑफ Li स्क्वायर, जबकि L इंडक्टेंस और I आपके पास करंट है, राइट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करें म्यूचुअल इंडक्शन। पहले हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, इस करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी किसी कॉइल के अंदर, उसी के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होकर उसकी करंट की स्ट्रेंथ के अपोज कर रहा था, तो सेल्फ इंडक्शन कहा था उसको। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में आपके पास कॉइल्स 2 या 2 से ज्यादा कॉइल होंगे। हमारे पास एक कॉइल के अंदर करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी तो वो फ्लक्स चेंज एसोसिएट करेगा सेकंड कॉइल के साथ, और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होकर के वो उसकी करंट की स्ट्रेंथ को अपोज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इंडक्शन किसके अंदर आएगा, दूसरे के अंदर, करंट पहले के अंदर, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी किसके अंदर, नेबरिंग कॉइल के अंदर। तो यहाँ इसका मतलब 2 कॉइल यूज होंगी। सो म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ, वहां पर एक कॉइल लिखते थे, यहाँ पे 2 कॉइल, इज द प्रॉपर्टी ऑफ 2 कॉइल्स by virtue of which और अपोजिशन हर एक करेगी, मिस करंट की स्ट्रेंथ पहले में चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी दूसरे के अंदर, जो अपोजिशन करेगी अगर करंट स्ट्रेंथ चेंज होगी दूसरे के अंदर तो ईएमएफ इंड्यूस करेगी किसके अंदर, पहले के अंदर। म्यूचुअल है, इसलिए वर्ड म्यूचुअल यूज किया है। सो प्रॉपर्टी ऑफ द 2 coils by virtue of which each opposes any change का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, any change in the strength of the current, कैसे अपोज करेगी, by inducing an EMF into other। तो अगर मान लो कहता है is the property of the 2 coils by virtue of which each opposes any change, means increase or decrease in the strength of the current in one coil, in one of the coil, से 1 कह दिया, ठीक है, by inducing an induced EMF, by inducing an induced EMF in the other का मतलब neighboring coil, in the neighboring coil, to किसके कारण से, by the change of magnetic flux, by the change of magnetic flux linked with it, by the change of magnetic flux linked with it। ठीक है, इसको समझिए हम, क्योंकि यहाँ 2 कॉइल लेनी पड़ेगी तो एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं, दूसरी को सेकेंडरी, जैसे कि हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर होगी म्यूचुअल इंडक्शन में पड़ेंगे। तो हमने यहाँ एक ये कॉइल ले ली, इस कॉइल को हमने प्राइमरी कॉइल नाम दे दिया P, और इसको हमने किसी करंट सोर्स से कनेक्ट कर दिया,
सेल से कनेक्ट करती है ये बैटरी से, और यहाँ हमने ले ली कि की। और इसके नेबरहुड में एक दूसरी कोयल जिसको हमने नाम दे दिया सेकेंडरी कोयल से एस लिख दिया, और इसको एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट कर दिया, ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले इस की को क्लोज करते हैं। तो जैसे इस की को क्लोज करेंगे, इस प्राइमरी कोयल के अंदर जो करंट की स्ट्रेंथ है वो बिल्डअप होना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक करेगी वो इस कोयल के साथ, क्योंकि ये क्लोजली इसके साथ कपल्ड है, तो इसके साथ भी वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कोयल की होगी वो इसके साथ भी क्या करेगी, एसोसिएट करेगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, और आप कहते हैं कि जैसे इसकी को क्लोज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होकर के ईएमएफ इंड्यूस होगी किसके अंदर, इस नेबरिंग कॉइल के अंदर, क्योंकि हमने जैसे इसकी को क्लोज किया तो करंट तो इसके अंदर चल रहा था, जिस करंट को हमने क्या नाम दिया, सेल करंट। लेकिन यहाँ कोई सेल भी नहीं है, फिर भी ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि डिफ्लेक्शन शो करता है। मींस एज सून एज द की के इज क्लोज्ड और रिलीज होगा तो भी उसका उल्टा इफेक्ट होगा। As soon as key K is closed or released, then galvanometer in secondary coil shows momentarily diffraction. डिफ्लेक्शन, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ईएमएफ या करंट इंड्यूस हुआ है। ठीक, तो एक्चुअली कैसे हुआ समझिए इसको, कि जैसे ही हमने इसकी को क्लोज किया, की क्लोज होने से इसके अंदर जो सेल करंट था वो बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके साथ क्या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगी, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्योंकि क्लोजली बाउंड है तो दोनों के साथ है वो एसोसिएट करेगी, प्राइमरी के साथ भी और सेकेंडरी के साथ भी। ठीक है, अब इसके अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो इस तरह से होगी, सपोज ये इसका फील्ड अप्लाइड फील्ड की कोई भी डायरेक्शन। ठीक है, सही हमने इस डायरेक्शन के अंदर दिया, ये करंट इस तरह से चलेगा तो फील्ड इधर होगा, भी ये अपोजिट कर लीजिए एरो। मींस ये फील्ड है इसके ऊपर अप्लाइड फील्ड, ये बी लिख दिया हमने, ये बी था इधर की तरफ, और इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा, कि करंट लूप होंगे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो इनके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट रखेगी कि स्टार्टिंग में जब की इंसर्ट किया था तो करंट इंक्रीज किया था। ठीक है, करंट इज स्टार्टेड टू इंक्रीज, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है तो उसको बढ़ा, आप सेल करंट इंक्रीजिंग तो इंड्यूस करंट विल बी द अपोजिट डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसको अपोज करने की टेंडेंसी रखेगी स्टार्टिंग की बात करें। ठीक है, तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर क्या होगी, चेंज होगी। अब अगर करंट डिक्रीज हो रहा होगा, ये तो सपोज क्या थी, आई इंक्रीजिंग की बात थी कि सेल करंट अगर आपका इंक्रीज हो रहा था, मींस अप्लाइड फील्ड क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, और अगर मान लो बी कैसा हो रहा हो, ये तो इंक्रीजिंग के लिए था, और बी अगर डिक्रीजिंग वाला हो तो करंट इस तरह से आएगा, इसमें तो ये था ऐसे, तो इस तरह की डायरेक्शन ले लेगा वो, ताकि मैग्नेटिक मोमेंट क्या करे, उसको सपोज करे उसी डायरेक्शन के अंदर। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर कोई भी करंट नहीं, करंट सोर्स नहीं है, और इसके अंदर करंट सोर्स है, तो सेल तो इसके अंदर करंट भेज रही है लेकिन इंड्यूस हो रहा है इसके अंदर। मींस इस खरबूजे को देख करके इस खरबूजे का रंग बदल रहा है, खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलना क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर डिवाइसेस काफी बेस्ड हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रांसफार्मर है जो कि एसी वोल्टेजेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रही है उस फ्लक्स का अमाउंट भी क्या होगा, चेंज। तो याद रखना, करंट पहले के अंदर तो फ्लक्स चेंज होगी दूसरे के अंदर, करंट दूसरे के अंदर तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके अंदर, पहले के अंदर, इस तरह से ये याद रखना है।
ठीक है। तो अब हम बात करना चाह रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए आप यूं कह रहे कि करंट इस पहले के अंदर चलेगा तो फ्लक्स का चेंज होगा किसके अंदर, दूसरे के अंदर, ठीक है। और ये फ्लक्स इसके सभी टर्म्स की अगर मान ले और आई आपके पास करंट मान ले, तो आपने ये कहा कि इफ आई जो है दैट इज द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, करंट थ्रू द कॉइल, ठीक है। कॉइल 1 की बात करें सपोज, और फाई क्या है, दैट इज फ्लक्स लिंक्ड किसके साथ, विद नेबरिंग कॉइल, विद किसमें, कॉइल 2, ठीक है, विद ऑल टर्न्स ऑफ, विद ऑल टर्न्स ऑफ कॉइल 2 या नेबरिंग कॉइल 2 ऑफ नेबरिंग कॉइल 2। जैसा सेल्फ इंडक्शन में किया था उस तरह का ही, बट टर्म चेंज हो जाएगी। वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस में जो कोएफिशिएंट L लिखा जाता था, यहाँ M लिख देंगे। तो आप ये देखा है कि ये ऑब्जर्व किया गया कि जो फ्लक्स का अमाउंट है वो करंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। आई फाई है वो प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदल देते हैं, और इक्वलिटी में बदलने के लिए कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाल देते हैं। से इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, वेयर M is a constant of proportionality, constant of proportionality called, क्या कहते हैं इसको, coefficient of mutual induction, ठीक है। वहां कहते थे coefficient of self induction, ठीक। यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। और यहाँ कहते हैं, वहां कहते थे सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। और क्या कह सकते हैं इसको, सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं फाई इज इक्वल टू एम आई को, ठीक है। अब इसके आगे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आया फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई। तो यहाँ से अगर एम को हम इंट्रोड्यूस करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, इफ I is equal to 1, if means current through the coil is unity, if I is equal to 1 then इस एक्सप्रेशन में I की वैल्यू 1 लिख देंगे, तो phi is equal to आपके पास आ गया m, मीन्स म्यूचुअल इंडक्शन का जो कोएफिशिएंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन करंट पासिंग थ्रू दैट इज यूनिटी, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस M is numerically equal to the magnetic flux, numerically equal to the magnetic flux linked with a coil. सपोज हमने करंट पहले माना तो फ्लक्स किसके अंदर होगी, दूसरे के अंदर, इन कॉइल 2 ड्यू टू द चेंज, ड्यू टू द किसके कारण से, जब करंट कितना पास हो, यूनिटी। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा, ठीक है, लिंक विद द कॉइल 2 व्हेन करंट through the coil 1 is unity, मींस यूनिट करंट पास हो एक कॉइल के अंदर, पहले के अंदर, तो जो फ्लक्स चेंज दूसरे के अंदर आ रहा है, जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है वो L इसलिए न्यूमेरिकली M के बराबर हो, ठीक है।
और आल्सो अगर यहाँ से हम देखना चाहे एम निकालना चाहे तो जो यूनिट है जो सेल्फ इंडक्टेंस की होती थी वही म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेनरी, तो 5 वेबर में होता है करंट एम्पीयर में, तो वेबर एम्पीयर इनवर्स जिसको हम हेनरी भी कहते थे, पहले भी कह चुके हैं, ठीक है। तो उसको यूनिट बाद में लिखेंगे, पहले वो लिख लेते हैं। क्योंकि करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स चेंज होगा, करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होगी। सो एज E इज इक्वल टू आपके पास होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, बट यहाँ पे फाई इज इक्वल टू जो है आपके पास वो कितना है m इंटू आई, ये यूज कर दें तो दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी टी ऑफ m इंटू आई, m तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, i चेंज हो रहा है, सो माइनस m और डी आई बाई डी टी, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड का आपके पास एक्सप्रेशन हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण से। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, तो अगर यदि इफ di by dt means rate of change of the current in the first coil is unity means 1 ampere per second हो, तो then E जो है वो minus m means m is numerically equal to the induced EMF, magnitude अगर ले ले तो numerically equal to the induced EMF, so mutual inductance m is numerically equal to the induced EMF, numerically equal to the magnitude of the induced EMF in coil 1, ठीक है, या coil 2 जो भी है नेबरिंग में, या लिख सकते हैं न्यूमेरिकली इक्वल टू, हम 1 2 लिखने की ऐसी कोई खास बात नहीं है, नेबरिंग coil लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के अंदर होगा ऐसा, क्योंकि म्यूचुअल वर्ड इसलिए लिखा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M is numerically equal to the induced EMF whenever current in the neighboring coil, current in the neighboring coil, current in the neighboring coil is changing at unit rate, unit rate का मतलब that is di by dt कितना 1 एम्पियर पर सेकेंड, इस रेट से चेंज होगा, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस न्यूमेरिकली जितनी वैल्यू E की आएगी, जितनी भी वोल्ट होगी, उसका मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होगा। अब हम यूनिट की बात कर लेते हैं क्योंकि दो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए m के लिए, एक तो इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी और एक फाई इज इक्वल टू एम आई, तो दोनों इक्वेशंस को हम यूज कर लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई एज फाई इज इक्वल टू एम आई था, ठीक है, यूनिट लिखते हैं, तो जो एसआई यूनिट है वो है हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की हो चाहे सेल्फ इंडक्टेंस, एल और एम दोनों की ही क्या रहती है, हेनरी, एच से लिखते हैं, ठीक है। तो आपने लिखा एज फाई इज इक्वल टू हमारे पास है एम आई, ठीक है, यहाँ से m की यूनिट होगी फाई डिवाइडेड बाय आई, तो फाई तो किस में होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट तो वेबर, और करंट की होती है एम्पियर, तो इसका मतलब जो हेनरी है वो यूनिट हो सकती है कब, ये 1h हो सकता है जब फ्लक्स 1 वेबर लिंक हो बाय द पैसेज ऑफ द करंट इनटू द नेबरिंग कॉइल एज यूनिटी 1 एम्पियर, यदि एक कॉइल के अंदर 1 एम्पियर करंट पास हो और नेबरिंग कॉइल के अंदर 1 वेबर की फ्लक्स लिंक हो जाए तो उसकी जो इंडक्टेंस होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो कितनी कहलाएगी, 1 हेनरी। सो 1 हेनरी ऐसे लिखा जा सकता है, हेनरी इज इक्वल टू वेबर एम्पियर इनवर्स, ठीक, हम पहले कर चुके हैं सर। दूसरा ऐसे लिख ले, आल्सो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड का एक्सप्रेशन ये लिखा था, तो यहाँ से m लिख ले, E इज इक्वल टू m माइनस एम डी आई बाई डी टी, ठीक है। सो m इज इक्वल टू आएगा माइनस E ओवर डी आई बाई डी टी, ठीक। तो m इज इक्वल टू
ई तो होगा किसके अंदर, वोल्ट्स के अंदर, करंट होगा एम्पियर के अंदर और टाइम होगा सेकंड के अंदर। तो सेकंड पढ़ करके ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वोल्ट सेकंड और पर एम्पियर। और वोल्ट सेकंड किसको बोलते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती थी, ठीक है। और इसको हम क्या कह रहे हैं, हेनरी कह रहे, क्या कह रहे, हेनरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हेनरी, एक हेनरी कब होगा, जब 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, यदि करंट की स्ट्रेंथ किस रेट से चेंज हो रही हो, 1 एम्पियर पर सेकंड से, हम बता ही चुके हैं। तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, जिसको वेबर एम्पियर इनवर्स भी बोलते हैं, हेनरी कहलाता है। तो हेनरी कितना हो गया, वोल्ट सेकंड और पर एम्पियर, ऐसे बोल दीजिए। या इसको क्या बोलते हैं, वेबर, सो वेबर एम्पियर इनवर्स, हेनरी को ऐसे भी लिख सकते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस भी वही होगी सेम जो किसकी थी, सेल्फ इंडक्टेंस की। तो एल की या एम की, दोनों की ही जो डायमेंशंस होगी वो डायमेंशंस क्या होगी, सेम, ऑफ एल एंड एम आर सेम। और क्या थी भाई वो बताना, हम कह रहे थे कि एल की डायमेंशंस आई थी m1 l2 t-2 और a-2, दोनों की डायमेंशंस क्या होगी, सेम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है और कपलिंग कांस्टेंट क्या है। किन दो कॉइल्स के जो बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो M है बिटवीन द टू कॉइल्स, ये एक तो डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स कहने का मतलब कि उसकी शेप कैसी है, साइज ऑफ द कॉइल, साइज का मतलब लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी, शेप साइज के पर डिपेंड करता है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, आगे हम निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स, ठीक है। एक आर्टिकल वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथ बढ़ जाएगी इससे। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एक जो कॉइल को जिस कोर मटेरियल के ऊपर बाउंड किया उसकी परमिबिलिटी, नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर ऑफ कोर मटेरियल ऑन विच coil is bounded, bound। सेकंड, ये डिपेंड करता है कॉइल्स के बीच की सेपरेशन पे, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन कॉइल्स। और थर्ड, इनके रिलेटिव अलाइनमेंट पे या ओरिएंटेशन पे, रिलेटिव प्लेसमेंट पे, on the relative placement, एक important factor है on the relative orientation of coils, ठीक है। इसको हम समझ सकते हैं in the terms of coupling constant या coefficient of coupling। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग या इसको कपलिंग कांस्टेंट कह देते हैं, और कपलिंग कांस्टेंट ये आपको ये बताएगा कि जो कपलिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इट इज द मेजर ऑफ कपलिंग बिटवीन कॉइल्स, ठीक है। के से लिखते हैं इसको, और K इज इक्वल टू ऐसे आता है यदि उन दोनों कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M हो और उनकी इंडिविजुअल जो सेल्फ इंडक्टेंसेस है वो L1 और L2। M तो उनके बीच में क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और L1 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1,
एंड L2 है आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2। और याद रखिए कि इस K की जो वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में लाई करती है। K लाइज बिटवीन 0 एंड 1। K की वैल्यू अगर आपके पास लार्ज है तो कपलिंग स्ट्रॉन्ग है, K की वैल्यू कम है तो कपलिंग कैसी है, वीक कपलिंग है। तो हम कुछ अलाइनमेंट लेते हैं और उन अलाइनमेंट को अगर स्ट्रेंथ के टर्म में, कपलिंग कांस्टेंट के टर्म में अगर एक दूसरे से कंपेयर करना चाहें तो पहला केस तो हमने ये ले लिया, सपोज एक कॉइल ये, ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल और ये कॉइल ले लेते हैं दूसरी सेकेंडरी कॉइल। ठीक, मीन्स कोएक्सियली एक दूसरे के ऊपर क्या ये वाउंड है। तो अगर इनकी सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 और L2 हो, ठीक है, और इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वो M है, ताकि हम K निकालें। दूसरा केस लेते हैं हम, इनको बाउंड कर रहे हैं इस तरीके से, ये केस हमने ले लिया A। दूसरा केस लिया कि इस तरह से ये आपके पास प्राइमरी कॉइल हो और ये हो एक सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, एक ही एक्सिस है। ये केस हो गया B। इसका कोएफिशिएंट बोल दिया हम कपलिंग कांस्टेंट K1, इसका कपलिंग कांस्टेंट बोल दिया K2, ठीक है। बैक साइड लेता हूँ, K1 ये आपके पास K2, और थर्ड केस लिया हमने इस तरह से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लाइट कर देते हैं। ये ले लीजिए, सपोज प्राइमरी कॉइल P1 और ये सपोज सेकेंडरी कॉइल S, ठीक है। तो इसका जो कपलिंग कांस्टेंट है वो निकालते हैं मगर K3। तो आप देखेंगे कि ये जो, क्योंकि एक ही कोर के ऊपर बाउंड है तो इनकी कपलिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसकी इंटरमीडिएट इसकी सबसे कम है। तो आप ये देखेंगे कि K1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी किससे, K2 से, क्योंकि इंटरमीडिएट है, और ये क्या होगी K3 की सबसे क्या होगी, कम होगा। तो K इसके केस में तो कैसा होगा, मैक्सिमम, इसके केस में कैसा होगा, मिनिमम होगा K, यहाँ K मैक्सिमम होगा, और इसके केस में K कैसा होगा, इन दोनों के बीच का होगा, इंटरमीडिएट। तो अगर कपलिंग कांस्टेंट आपको नोन है तो आप सेल्फ इंडक्टेंसेस अगर कॉइल की दे रखी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखो, तो कपलिंग कांस्टेंट इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। एक चीज और, अगर हम दो कॉइल्स को सीरीज में अगर जोड़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना कर लिख देता हूं आपको। दो कॉइल्स को अगर सीरीज में जोड़ते हैं और उनका अगर कपलिंग कांस्टेंट अगर K इज इक्वल टू 1 है, और कॉइल्स को सीरीज में जोड़े तो उसके लिए जो इंडक्टेंस आएगी वो ऐसे लिखी जाएगी L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M। अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट है, करंट सेम डायरेक्शन के अंदर, और अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर तो ऐसे आएगा L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ M, आई अपोजिट हो तो ये भी आपने ध्यान रखें, ठीक है। तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल की हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर निकालें।